हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत में चर्चा चल रही थी। आप लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान के बाद जो है उसको गद्दी से हटा करके तुर्क अमीरों ने उसके भाई बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया था। फिर हमने आपको बताया था बहराम शाह की भी हत्या करके जो है फिर एक नया सुल्तान बनता है और उसका नाम था अलाउद्दीन मसूद शाह। और अलाउद्दीन मसूद शाह का टाइम है 1242 से लेकर के 46 ईस्वी। यानी यदि टाइम पूछा जाए उसने कितने वर्ष शासन किया तो 4 वर्ष 1 माह और 1 दिन का शासन काल है। ठीक है, तो देखिए अलाउद्दीन मसूद शाह, क्या पूछा जाए पिताजी का क्या नाम था, तो ये आप लोगों ने पीछे पढ़ के आए। रुकनुद्दीन फिरोज शाह सुल्तान हुए थे। तो देखो इनके पिता का नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह के पुत्र थे। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के पुत्र थे, यानी पिता का नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, अब ये इनके चाचा कौन थे, यानी ये किनका भतीजा था, तो अभी आप लोग पढ़ करके आए हो बहराम शाह। ठीक है, पहले सुल्तान कौन थे, तो ये बहराम शाह का क्या था, भतीजा था। ठीक है, यानी किसका बेटा था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के भाई कौन थे, बहराम शाह थे ना, रजिया के भाई थे, इल्तुतमिश के बेटे थे, तो उनका भतीजा हुआ। तो चाचा कौन थे, बहराम शाह। और इस समय जो है यदि पूछा जाए नायब का पद किसके पास था, तो लिखिए नायब के पद पर थे मलिक कुतुबुद्दीन हसन। तो लिखिए नायब या नायब मुमलकात के पद पर थे मलिक कुतुबुद्दीन हसन के पास था। किसके पास था, मलिक कुतुबुद्दीन हसन को दिया गया था नायब का पद। ठीक है, जबकि वजीर का पद पीछे आप लोग पढ़ करके आए मुहाजिबुद्दीन के पास था। ठीक है, तो वजीर कौन थे, मुहाजिबुद्दीन के पास था। ठीक है, पहले भी वजीर थे, लेकिन कुछ समय बाद इनको हटा दिया गया और हटा करके अबू बकर को अगला वजीर बनाया जाता है। ठीक है, तो फिर इन लोग दूसरा बनाया गया नजमुद्दीन अबू बकर को, दूसरे वजीर बने, इनको हटा करके नजमुद्दीन अबू बकर को बनाया गया। ठीक है, अबू बकर बने। जबकि यदि आ जाए अमीर ए हाजिब का पद किसके पास था, अमीर ए हाजिब है, अमीर ए हाजिब का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, दरबारी शिष्टाचार मंत्री ना। तो दरबारी शिष्टाचार मंत्री का पद था गयासुद्दीन बलवन के पास है। तो इसको कहते हैं दरबारी शिष्टाचार मंत्री, दरबारी शिष्टाचार मंत्री। तो ये पद था बलवन के पास, यानी गयासुद्दीन बलवन के पास। इतना याद हो जाएगा। ठीक है, तो और जो गयासुद्दीन बलवन थे तो ये इल्तुतमिश के चालिसा दल के क्या थे, सदस्य। ये भी याद रखिएगा, चालिसा दल का गठन किया था ना इल्तुतमिश, तो चालिसा दल के ये सदस्य भी थे। ठीक है, तो इनको ये पद दिया जा रहा है, कौन सा, अमीर हाजिब यानी दरबारी शिष्टाचार मंत्री का पद दिया जा रहा है। ठीक है, अब देखो कहते हैं इनसे परेशान होकर के गयासुद्दीन बलवन और उसी समय इल्तुतमिश का एक और पौत्र था नसीरुद्दीन महमूद और उनकी माँ, ठीक ने मिलकर के, तीनों लोगों ने मिलकर के 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी से हटा दिया और इसके बाद सुल्तान किसे बना दिया, नसीरुद्दीन महमूद को। और ये नसीरुद्दीन महमूद वही है जो इल्तुतमिश के बड़े बेटे थे, नसीरुद्दीन महमूद, जो एक मंगोल आक्रमण के दौरान 1229 में नहीं वो लड़ते हुए मारे गए थे। ठीक है, तो कहते हैं जब वो मरे थे बेटे तो उनकी पत्नी गर्भवती थी
और जब ये बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने अपने बेटे के ही नाम पर अपने पौत्र का नाम रखा था नसीरुद्दीन महमूद। तो अगला सुल्तान कौन बनेगा? नसीरुद्दीन महमूद बनेंगे और उनका टाइम होगा 1246 से लेकर के 1265 ईस्वी। और यही नसीरुद्दीन महमूद के बारे में कहा जाता है बड़ा ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था और खाली समय में वो कुरान की नकल किया करता था, यानी कुरान की आयतें लिख करके कहते अपना खर्च वो किससे चलाता था? कुरान बेच करके चलाता था। जैसे आप लोगों ने औरंगजेब के बारे में पढ़ोगे ना, औरंगजेब भी कहते हैं कुरान की नकल या कुरान लिखता था और उससे अपना खर्च चलाता था, यहाँ तक कि टोपी सी करके भी अपना। तो ऐसे इनके बारे में भी कहा जाता है कि कुरान की नकल या कुरान की आयतें लिख करके उनको बेच करके नसीरुद्दीन महमूद अपना खर्च, या कहीं कहीं मिलता है टोपी सी करके भी अपना खर्च चलाते थे। ऐसे सुल्तान थे नसीरुद्दीन महमूद। और उसके समय जो है जो गयासुद्दीन बलवन था, तो गयासुद्दीन बलवन को पहले तो यही पद मिलेगा, अमीर हाजिब का पद। लेकिन 1249 ईस्वी में गयासुद्दीन बलवन अपनी बेटी हुजैरा का विवाह कर देंगे, किसके साथ? नसीरुद्दीन महमूद के साथ। तो नसीरुद्दीन महमूद बलवन के क्या हो जाएंगे? दामाद हो जाएंगे। और दामाद होने के बाद जो है तब जो है नसीरुद्दीन महमूद गयासुद्दीन बलवन को एक उपाधि देंगे, उलूग खां की उपाधि। कौन सी उपाधि? उलूग खां की उपाधि देंगे और एक पद देंगे। कौन सा पद? नायब का पद, जो कि सुल्तान के बाद दूसरे नंबर पर था। तो नसीरुद्दीन महमूद उसको कौन सा पद देंगे? नायब मुमलकात का पद। लेकिन उसके खिलाफ भी षड्यंत्र होगा और षड्यंत्र में शामिल होगा एक भारतीय मुसलमान दल का नेता होता है जिसका नाम था अबू रेहान और नसीरुद्दीन महमूद की माँ। ये तीनों लोग मिल करके फिर जो है गयासुद्दीन बलवन को हटा देते हैं नायब के पद से। तो वो चला जाता है फिर हांसी, मेरठ का सूबेदार उसे बना दिया जाएगा, तो वहां पे रहता है। फिर इसके बाद नायब का पद दूसरे व्यक्ति को मिलेगा, लेकिन उससे भी नसीरुद्दीन महमूद नाराज हो जाता है, उसको हटा करके फिर बलवन को जो है नायब का पद दिया जाएगा। ठीक है। और कहते हैं बलवन का इतना वर्चस्व था दरबार में कि उसे शाही छत्र धारण करने का अधिकार भी मिल गया, पूरी जो है उसके हाथ में सत्ता भी हो गई। लेकिन कहते हैं कि बलवन का अधिकतर समय जो है किससे? लड़ाई में ही लगा रहा, मंगोलों के आक्रमण से ही निपटता रहा। और कहते हैं एक मंगोल का आक्रमणकारी का आक्रमण हुआ था, हलाकू का नाम सुना है? तो उसके समय नसीरुद्दीन महमूद के समय हुआ। तो कहते हैं बलवन ने जो है उससे समझौता करके फिर जो है मंगोल आक्रमणकारी वापस चले गए थे। और आगे चल करके कहते हैं जब तक नसीरुद्दीन महमूद जिंदा रहे तब तक बलवन पूरी सत्ता देखता रहा। और अंत में जो है जब नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु होगी, तो चूंकि उसके कोई पुत्र नहीं था नसीरुद्दीन महमूद के, इसलिए अगला सुल्तान कौन बनेगा? गयासुद्दीन बलवन बन जाएंगे। ठीक है। और फिर बलवन का टाइम होगा 1265 से लेकर के 1287 ईस्वी तक वो शासन करेंगे। ठीक है। तो इन दोनों सुल्तानों के बारे में देख लेते हैं, फिर बलवन की चर्चा आगे करेंगे। तो क्या लिखा? अमीर हाजिब का पद किसके पास है? गयासुद्दीन बलवन के पास, जो क्या है? चालीसा दल का क्या है? सदस्य है। और शासन का इसी के पास वास्तविक अधिकार भी है। देखो शासन, अभी हम बोल लेते हैं ना, तुम लोग छोड़ दो यहाँ से। शासन का वास्तविक अधिकार, वास्तविक अधिकार भी किसके पास है? गयासुद्दीन बलवन के पास है। इसके पास ये भी जो अधिकार दिए जाते हैं। अब देखिए इसी समय जो है अब 1246 ईस्वी में, ठीक है, बलवन ने षड्यंत्र द्वारा, तो अगला पॉइंट 1246 ईस्वी में बलवन ने षड्यंत्र द्वारा मसूद शाह की हत्या करवा दी। मसूद शाह की हत्या करवा दी। ठीक है। और किसको सुल्तान बना दिया? नसीरुद्दीन महमूद। हत्या करवाकर नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान घोषित किया जा रहा है। ठीक है। नसीरुद्दीन महमूद जो है क्या बन रहे हैं? सुल्तान बन रहे हैं। ठीक है। और इनको जेल में डाल दिया गया, मसूद शाह को, इसकी हत्या कर दी गई वहां पे।
अब देखिए एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, अलाउद्दीन मसूद शाह के समय ही, अलाउद्दीन मसूद शाह के समय ही कहते हैं जो सिक्के चले थे, तो सिक्कों पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा के समय ही सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा, बगदाद के अंतिम खलीफा, और उनका नाम था अल मुंतशिर, अल मुंतशिर का नाम जो है अंकित करवाया था। ठीक है, अल मुंतशिर का नाम अंकित हुआ, नाम अंकित करवा रहा है मसूद शाह के समय। ठीक है, इतना लिखना है आपको किसके बारे में, अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में। ठीक है, तो पिता का नाम था रुकनुद्दीन फिरोज, चाचा का नाम था बहराम शाह, नायब के पद पर मलिक कुतुबुद्दीन हसन थे, जबकि वजीर के पद में पहले मुहाजिबुद्दीन थे, इनको हटा करके नजमुद्दीन अबू बकर को बनाया गया। दरबारी शिष्टाचार मंत्री का पद यानी अमीर हाजिब का पद मिला किसको, गयासुद्दीन बलमन को, जो इल्तुतमिश के 40 दल का सदस्य था और इसके पास शासन का वास्तविक अधिकार इसी के पास था। फिर जो है 1246 ईस्वी में बलवन ने ही षड्यंत्र द्वारा मसूद शाह की हत्या करवा दी, पकड़ा गया, फिर जेल में डाल दिया गया, फिर उसकी हत्या करवा दी गई और अगला सुल्तान किसे बनाया गया, नसीरुद्दीन महमूद, जो इल्तुतमिश के बेटे नसीरुद्दीन महमूद का पुत्र था। ठीक है, और कहते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह के समय ही सिक्कों पर कहते हैं बगदाद के जो अंतिम खलीफा थे अल मुंतशिर का नाम भी क्या किया गया था, अंकित करवाया गया था। और इसके बाद हेडिंग डाल दीजिए नसीरुद्दीन महमूद। तो देखिए अगले सुल्तान है, उनका नाम है नसीरुद्दीन महमूद, टाइम लिखिए 1246 से 1265 ईस्वी है। तो लिखिए जन्म, इनका जन्म हुआ था 1229 ईस्वी में। ठीक है, इनके पिता का नाम था नसीरुद्दीन महमूद, यानी पिता का भी नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद या नसीरुद्दीन महमूद भी मिलता है। ठीक है, मोहम्मद या महमूद भी कह सकते हैं। हमने आपको बताया था इल्तुतमिश के बड़े पुत्र थे ना ये नसीरुद्दीन मोहम्मद, जिनकी एक मंगोल आक्रमण से युद्ध करते हुए मृत्यु हो गई थी। तो इनका मकबरा ही दिल्ली में किस नाम से जाना जाता है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। इनका मकबरा दिल्ली में है ना, और जो दिल्ली सल्तनत का पहला मकबरा कहलाता है, जिसे कहते हैं सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ठीक है, तो कहते हैं इस कारण जो है इल्तुतमिश ने अपने बड़े पुत्र के नाम पर ही इनका नाम भी क्या रख दिया, नसीरुद्दीन महमूद। तो चाहे लिख लेना 1229 में नसीरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद जन्म हुआ था, इसलिए नाम रखा गया नसीरुद्दीन महमूद। इसकी उपाधि लिख लीजिए, नसीरुद्दीन महमूद की उपाधि क्या है, इसकी उपाधि है शाही दरवेश भी कहते हैं इसे, शाही दरवेश, यानी बहुत ही साधारण जीवन था, इसलिए इसे शाही दरवेश भी कहा जाता है। ठीक है, और मिनहाज उस सिराज ने इसे लिख लो, मिनहाज उस सिराज ने, नहीं इतिहास का, मिनहाज उस सिराज, इनकी पुस्तक है ना, कौन सी, तबकात नासरी, तबकात नासरी। तो कहते हैं ये पुस्तक किस सुल्तान को समर्पित है, तो इन्हीं नसीरुद्दीन महमूद को इस समर्पित है, इन्हीं के दरबार में थे कौन, मिनहाजुल सिराज। तो मिनहाजुल सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात नासरी में नसीरुद्दीन महमूद को इल्तुतमिश का छोटा पुत्र कहा है, इल्तुतमिश
का छोटा पुत्र कहा है कि छोटे पुत्र थे, लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों ने माना है कि ये इल्तुतमिश के क्या थे, पौत्र थे। ठीक है, यानी किसके बेटे थे, नसीरुद्दीन मोहम्मद के पुत्र थे। ठीक, लेकिन इन्होंने जो है इल्तुतमिश का क्या कहा है, छोटा पुत्र कहा है। अब देखिए इनका राज्याभिषेक कब हो रहा है, इनका राज्याभिषेक लिखिए। हमने बताया था कि किस सुल्तान की हत्या करके, अलाउद्दीन मसूद शाह की। कब, 10 जून 1246 को, 10 जून 1246 को मसूद शाह की हत्या करके नसीरुद्दीन महमूद ने अपना क्या करवाया, राज्याभिषेक करवाया। ठीक है, या सिंहासन पर बैठा। ठीक है, अब लिखिए नसीरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन महमूद धार्मिक एवं सरल स्वभाव का व्यक्ति था। धार्मिक एवं मधुर स्वभाव का व्यक्ति था। धार्मिक एवं मधुर स्वभाव का, मधुर स्वभाव का व्यक्ति था और खाली समय में कुरान की नकल करना और खाली समय में कुरान की नकल करना, या कह सकते हो कुरान की आयतें लिख कर, कुरान की आयतें लिखकर उनको बेचकर अपना खर्च चलाता था, अपना खर्च चलाता था। इसीलिए इसे क्या कहा गया, शाही दरवेश भी कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है शाही दरवेश कहा जाता है। ठीक है, अपनी आजीविका या चलाया करता। कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि वो टोपी सी करके है, लेकिन लोग, कुछ इतिहासकारों ने कहा वह टोपी सीकर अपनी जीविका चलाता था। वह टोपी सीकर या सिलकर, सिलकर कर लो, टोपी सिलकर अपनी जीविका चलाता तो कुरान लिख करके या टोपी सी करके क्या करता था, अपनी जीविका चलाता था। अगला पॉइंट, नसीरुद्दीन महमूद के सिंहासन पर बैठने के बाद, नसीरुद्दीन महमूद के सिंहासन पर बैठने के बाद, सिंहासन पर बैठने के बाद तुर्क अमीरों के बीच, देखो सिंहासन पर बैठने के बाद तुर्क अमीरों के बीच या तुर्क सरदारों के बीच सत्य के लिए चल रहा संघर्ष समाप्त हो गया। तुर्क सरदारों के बीच सत्य के लिए चल रहा संघर्ष समाप्त हो गया। चल रहा संघर्ष समाप्त हो गया।
चल रहा संघर्ष समाप्त हो गया। ठीक है, और राज की समस्त शक्ति बलवन को सौंप दी और साम्राज्य की समस्त शक्ति समस्त शक्ति बलवन को सौंप दी। बलवन के बीच समस्त शक्ति हो जाती है। ठीक है, और उसे कौन सा पद दिया जा रहा है? और उसे अमीर ए हाजिर, और उसे अमीर ए हाजिर, जैसे कह सकते हैं दरबारी शिष्टाचार मंत्री है, और उसे अमीर ए हाजिर यानी दरबारी शिष्टाचार मंत्री का पद व उलूग खां की उपाधि प्रदान की गई। व उलूग खां की उपाधि प्रदान की गई। उलूग खां की उपाधि प्रदान की गई। तो दरबारी शिष्टाचार मंत्री भी है और साथ में कौन सी उपाधि दी जा रही? उलूग खां की उपाधि भी दी जा रही है। ठीक है, उलूग खां का मतलब होता है महान। क्या कहा गया? लिख लो, उलूग खां का मतलब होता है महान, उसे कहा गया। जो कहते उलूग खां का मतलब क्या होता है? महान कहा गया। यहाँ तक लिख दिया, इसकी इंसार ले लो कि आगे चलते हैं। तो देखिए क्या क्या पद मिले? नायब अमीर हाजिब का पद और उलूग खां की उपाधि दी गई। अगला पॉइंट को वो 7 अक्टूबर 1249 ईस्वी को 7 अक्टूबर 1249 ईस्वी को बलवन ने अपनी पुत्री हुजैदा का विवाह, कहीं कहीं हुजैदा मिलता है, कहीं कहीं हुजैरा भी मिलता है, तो दोनों नाम है। हुजैदा या हुजैरा का विवाह किसके साथ कर दिया? सुल्तान के साथ कर दिया, यानी नसीरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया। सुल्तान के साथ कर दिया। बदले में सुल्तान ने बलवन को नायब का पद प्रदान किया। कौन सा पद दे रहे हैं? बदले में सुल्तान ने उसे सेना पर पूर्ण नियंत्रण के साथ, ऐसे लिखो, बदले में सुल्तान ने बलवन को सेना पर पूर्ण नियंत्रण के साथ नायब का पद प्रदान किया, या नायब ए मुमलकात का पद प्रदान किया। मुमलकात का पद प्रदान किया। नायब ए मुमलकात का पद प्रदान किया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, बलवन के बढ़ते हुए प्रभाव से, बलवन का प्रभाव बढ़ गया है ना, तो लिखो, बलवन के बढ़ते हुए प्रभाव से अन्य तुर्क सरदारों ने, बलवन के बढ़ते हुए प्रभाव से अन्य तुर्क सरदारों ने नसीरुद्दीन महमूद की मां, नसीरुद्दीन की मां
एवं भारतीय मुसलमानों के साथ एवं भारतीय मुसलमानों के साथ भारतीय मुसलमानों के साथ एक दल बनाया के साथ एक दल बनाया एक दल बना रहे हैं एक दल बनाया जिसका नेता भारतीय मुसलमान जिसका नेता भारतीय मुसलमान जिसका नाम था रेहान है भारतीय मुसलमान इमादुद्दीन रेहान था इमादुद्दीन रेहान था। ठीक है, तो ये लोग नसीरुद्दीन महमूद की मां के साथ मिलकर के एक दल बना रहे थे। इमादुद्दीन रेहान था। देखो तुर्क सरदार, अगला पॉइंट देखो, तुर्क सरदार रेहान को अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं कर सके। तुर्क सरदार रेहान को, यही इमादुद्दीन रेहान को अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं कर सके और पुनः बलवन से मिले। अंत में सुल्तान ने रेहान को नायब के पद से हटाकर, तो रेहान को जो नायब का पद बन चुका था, नायब बन चुका था, रेहान को नायब के पद से हटाकर पुनः बलवन को नायब का पद प्रदान किया। तो बलवन को फिर जो है नायब का पद दिया जा रहा है। ठीक है, पुनः बलवन को नायब का पद प्रदान किया और रेहान की बहराइच में हत्या करवा दी गई। हत्या करवा दी गई। ठीक है, इसकी हत्या करवा दी गई। कहते हैं जब बलवन नायब के पद से हटाया गया था तो उसे कहाँ का इक्तादार बनाया गया था, तो हांसी और नागौर का। ठीक है, ये हांसी और नागौर के भी इक्तादार रहे थे पहले, और फिर इनको नायब का पद दिया गया, तो हांसी एवं नागौर का इक्तादार। अगला पॉइंट लिखिए। तो फिर अब नायब के पद में कौन हो गया, बलवन। अगला पॉइंट लिखो, बलवन का दरबार में प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया कि बलवन का दरबार में प्रभाव इतना बढ़ गया कि उसे शाही छत्र के उपयोग की अनुमति, शाही छत्र के उपयोग की अनुमति सुल्तान द्वारा मिल गई। शाही छत्र के उपयोग की अनुमति सुल्तान द्वारा मिल गई। तो सुल्तान ने उसको शाही छत्र की भी अनुमति दे दी। ठीक है,
अहमद सुल्तान द्वारा मिले। छत्र के उपयोग की अहमद सुल्तान द्वारा मिले। देखो अगला पॉइंट, 1245 से लेकर सुल्तान बनने तक, 1245 ईस्वी से लेकर सुल्तान बनने तक, सुल्तान बनने तक बलवन का अधिकतर समय विद्रोहों को दबाने में बीता है। 1245 ईस्वी से सुल्तान बनने तक, सुल्तान कब बनेगा? 65 में बनेगा ना। तो 1245 से लेकर सुल्तान बनने तक बलवन का अधिकांश समय, बलवन का अधिकांश समय विद्रोहों को दबाने में बीता, समय विद्रोहों को दबाने में बीता। दबाने में बीता। फिर के अगला पॉइंट, 1265 ईस्वी में मंगोल नेता हलाकू के साथ, 1265 ईस्वी में मंगोल नेता हलाकू के साथ समझौता करके पंजाब में शक्ति स्थापित की। 1265 ईस्वी में मंगोल नेता हलाकू के साथ समझौता करके पंजाब में शक्ति स्थापित की। पंजाब में शक्ति स्थापित की। ये भी क्वेश्चन आता है कि किसका आक्रमण हुआ था मंगोल आक्रमणकारी का, की स्थापना की, उसका नाम था हलाकू है। अगला पॉइंट लिखिए। देखो 1265 ईस्वी में महमूद की मृत्यु के बाद बलवन ने, 1265 ईस्वी में सुल्तान, यानी सुल्तान कौन है? नसीरुद्दीन महमूद है। सुल्तान की मृत्यु के बाद बलवन ने स्वयं को, बलवन ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया, स्वयं को सुल्तान घोषित किया, क्योंकि सुल्तान के कोई पुत्र नहीं था, क्योंकि नसीरुद्दीन महमूद के कोई पुत्र नहीं था। नसीरुद्दीन महमूद के कोई पुत्र नहीं था। तो कौन बन गए? ससुर ही बन गया है। कोई पुत्र नहीं था, तो वास्तविक सत्ता उसी के पास थी, तो वो सुल्तान बन गया। ठीक है। अगला पॉइंट को, मिनहाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात नासरी, जो भी अपने शुरू में बताया था आपको, मिनहाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ए नासरी किसको समर्पित की है? नसीरुद्दीन महमूद को ही समर्पित की है। तबकात ए नासरी नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित की है। नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित की है, जो उसके शासनकाल में मुख्य काजी के पद पर था। यानी ये काजी था, मुख्य काजी के पद पर था। याद रखिएगा, मुख्य काजी के पद पर था। कौन? मिनहाजुल
सिराज काजी के पद पर था, लेकिन क्या हुआ, एक षड्यंत्र द्वारा इसको काजी के पद से हाथ भी धोना पड़ता है, ठीक है, इसको हटाया भी गया। तो देखो, मुख्य काजी के पद पर था और इसके शासनकाल में ही षड्यंत्र द्वारा हटाया गया और इसके ही शासनकाल में षड्यंत्र द्वारा हटाया भी गया। तो षड्यंत्र द्वारा इसको हटाया भी जा रहा है, ठीक है। फिर शमसुद्दीन बहराइची को बनाया गया मुख्य काजी है, और शमसुद्दीन बहराइची को मुख्य काजी बनाया गया, इनको फिर मुख्य काजी बनाया जा रहा है, ठीक है। देखो, मिनहाजुस सिराज ने नसीरुद्दीन महमूद को दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा है, ठीक है। तो मिनहाजुस सिराज ने नसीरुद्दीन महमूद को दिल्ली का, यदि क्वेश्चन आया याद रखिएगा, दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा है, दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा है। कैसे कहते हैं, सुल्तान उस सलातीन कहा है, पोस्ट में लिख लो, सुल्तान उस सलातीन, का है, यानी दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान का है, लिख लो, सुल्तान उस सलातीन कहा। ठीक है, अगला पॉइंट को, ईसामी के अनुसार ससुर ने दामाद को विष देकर मार दिया। ईसामी लिखता है, ईसामी के अनुसार ससुर ने दामाद को विष देकर मार दिया, यानी पलवन ने किसकी हत्या कर दी, अपने दामाद किया है। लिख लो, ईसामी के अनुसार ससुर ने दामाद को विष देकर मार दिया। विष देकर मार दिया। एक पॉइंट और लिख लो जल्दी से। देखो, नसीरुद्दीन महमूद का कहना था, मैं राज के धन को, नसीरुद्दीन महमूद का कहना था, मैं राज के धन को ठीक है, मैं राज के धन को अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च नहीं कर सकता। राज के धन को अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च नहीं कर सकता। खर्च नहीं कर सकता है। मैं केवल राज का ट्रस्टी हूं। मैं केवल राज्य का ट्रस्टी माने होता है देख रेख करने वाले हैं। राज का ट्रस्टी हूं, ये बात कही है नसीरुद्दीन महमूद ने। ठीक है, इतना याद हो जाएगा भाई, क्यों? तो इतना रखते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।